अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जी बात हम करेंगे आज, वैसे तो ईद का दिन है और तमाम लोग ही जो है वो ईद मना रहे हैं और भारत में ईद के साथ साथ नवरात्रि का फेस्टिवल भी चल रहा है और उस पे भी हमने कल रात को भी बात की थी, आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ न्यूज़ हैं तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो बना लूं और आप लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचा दूं उससे पहले कि आप लोग आईपीएल में बिजी हो जाएं। सबसे पहले जी जो खबर हम आपको देंगे वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान को लेकर है। और सबसे पहले जी जैसा कि देखा जा रहा है कि हर कुछ दिन के बाद जो है वो अननोन गनमैन निकलता है और किसी ना किसी को उड़ाकर चला जाता है, जो एक बार फिर जी हाफिज सईद की जो टेरर ग्रुप है या कह लीजिए जो उसका लश्कर ए तोयबा जो है उसके मेंबर का बताया जा रहा है कि उसको मारा गया है। कारी अब्दुल रहमान नाम है और कराची में इस आदमी को जो है गोली मारकर अननोन गनमैन ने जो है वो ऊपर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये लोग जो है इस वक्त भी नहीं रुक रहे, यानी कि वैसे तो कहा ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी कई लोगों का कहना है कि ये अटैक किया गया था या ईरान की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने इस आदमी को मारा है। लेकिन बहरहाल हाफिज सईद के लोग जो हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और इससे पहले तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी इसी किस्म का अटैक हुआ था और उसमें भी हाफिज सईद का ही जो मेंबर था यानी उसकी पार्टी का जो मेंबर था वो मारा गया था। लेकिन बहरहाल ये अनमोल रतन जो है वो हमारे यहाँ से अब टपकते चले जा रहे हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने ऊपर से जो एक बात कही जाती है, जो एक कह लीजिए इल्जाम लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप्स को रखता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है, उसमें से शायद पाकिस्तान निकल पाए अगर ये एक एक करके ये जितने अनमोल रतन हैं अगर इनको टपका दिया गया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन फिलहाल ईद से पहले ही एक आदमी और जो है वो हाफिज सईद के ग्रुप का, जी हाँ, उसको जो है बताया ये जा रहा है कि उसको मारा गया है। वैसे तो खैर ये बड़ी अच्छी न्यूज है जो कि ईद के दिन आई है कि हाफिज सईद का एक आदमी और अननोन गनमैन ने उड़ा दिया है। निकल मोहन रतन जो है वो उड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उसमें से निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि सिर्फ हाफिज सईद नहीं, मसूद अजहर और इसी तरह के जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको मारा जाए। लेकिन बहरहाल बात करेंगे हम इसके आगे केपीके की और केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब की। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो जी अटैक करती हैं, ड्रोन अटैक्स करती हैं अपने दुश्मनों के ऊपर किसी दूसरी कंट्री पे या अपने कह लीजिए कि अपने अपने ही इलाके में जो है ड्रोन अटैक करते हमने नहीं सुना। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है या शायद पहली कंट्री है, अगर इससे पहले किसी और कंट्री में ऐसा हुआ हो तो आप लोग बिल्कुल मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो जी अली अमीन गंडापुर साहब के इलाके यानी केपीके में मर्दान का इलाका जो है केपीके का, वहां उसके नजदीक जो है वो एक जगह पर ड्रोन अटैक किया गया है जिसमें 11 लोगों की जानें गई हैं और कहा यह जा रहा है कि वो तमाम के तमाम सिविलियंस थे। अब जाहिर है कि टीवी चैनल और गवर्नमेंट और वो सब तो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि टीवी चैनल्स पे तो खैर इस बात की कोई खास कवरेज भी नहीं है सिवाय इसके कि कह दिया कि जी फितनौल ख्वारिज को मारा गया। लेकिन ये फितनौल ख्वारिज को नहीं मारा गया, वहां पर मजदूर थे, आम लोग थे जो वहां पर बकरियां वगैरह चराते थे या मजदूरी करते थे। ये 11 लोग जिनकी जाने गई हैं अली अमीन गंडापुर साहब के इलाके में, उनके ऊपर वो ड्रोन गिराया गया। और अब वो लोग जो है जाहिर जिनकी जाने गई हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उस बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है ड्रोन अटैक्स जो किए जाते हैं या जो ड्रोन होते हैं वो किसी गवर्नमेंट के पास तो होते नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, ये यकीनन फोर्सेस के पास ही होते हैं। तो अब अगर फोर्सेस ने इस तरह से अटैक किया है, उन्होंने नहीं देखा कि वहां पर सिविलियंस भी थे जो कि निशाना बने, वो सिविलियन जो है निशाना बने हैं। 11 लोगों की जाने गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि तकरीबन 50 लाख पर पर्सन जो है उनको दिया जाएगा, यानी कि उनको ये पैसा जो है दिया जाएगा जिनकी जाने गई हैं। 11 लोगों की फैमिलीज को जो है, हर खानदान को जो है वो 50 लाख जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या, क्या उनका आदमी वापस आ जाएगा, क्या उनके लोग वापस आ जाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब, ये जो आप लोग ब्लंडर कर रहे हैं, ये जो आपके साथ फोर्सेस के लोग और दूसरे लोग मिलकर जो ब्लंडर कर रहे हैं उसको आपको सही करना पड़ेगा। ये तो अजीब सी बात है कि आपके यहाँ के लोग जो हैं वो अपने ही लोगों के ऊपर
ड्रोन अटैक कर रहे हैं। शायद ही दुनिया के किसी कोने में या किसी कंट्री में आपने ऐसी बात सुनी हो कि वो अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और वैसे तो इमरान खान साहब जो आपके लीडर माने जाते हैं और आजकल जेल में है, एक बार इमरान खान ने भी कहा था कि अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं रहनी, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, तो पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। मुझे लगता ही है कि जिस किस्म की हरकतें इस वक्त गवर्नमेंट की चल रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट की चल रही हैं, या फोर्सेस जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, अपने ही लोगों के ऊपर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये अपने ही लोगों के ऊपर एटम बम भी चला देंगे। इसलिए कि जाहिर है जब ये इस हद तक घबराए हुए हैं, इस हद तक परेशान है और इनसे कुछ संभल नहीं रहा है, कोई चीज काबू नहीं आ रही है, तो फिर जाहिर है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये कुछ भी कर सकते हैं तो उसमें डेफिनेटली ये ऐसा कुछ बेवकूफी का काम भी कर सकते हैं जिसमें ये एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने लोगों पे चला दें। बहरहाल इसके ऊपर मर्दान के लोग, केपीके के लोग बहुत सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि ना तो टीवी के ऊपर कोई खास इस बारे में न्यूज दी जा रही, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पंजाब में एक छोटा सा पटाखा चला दीजिए तो हमारे टीवी चैनल जो है चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सर पे उठा लेते हैं। लेकिन अगर केपीके और बलूचिस्तान में कुछ भी हो रहा हो तो हमारे टीवी चैनल्स को कहा जाता है कि खामोश, और वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। और यही हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि ये अटैक किया गया और ड्रोन अटैक किया गया, अपने ही लोगों के ऊपर वो ड्रोन गिराया गया, अपने ही 11 लोगों की जान ले ली गई। और उसके बाद पूरी हठधर्मी से, पूरी बेशर्मी के साथ अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि जी हम 50 लाख जो है वो एक फैमिली को देंगे और उनके साथ जी अफसोस है, इसमें सिविलियंस मारे गए, बल्कि इसमें सिविलियंस ही मारे गए। इन्होंने अभी तक किसी किस्म का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी टेररिस्ट का जिक्र नहीं किया है, ना ही कोई डेड बॉडीज दिखाई गई हैं। और कहा यही जा रहा है कि जी क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां जाना मुश्किल है, तो वही डेड बॉडीज अभी तक उठा नहीं पाए हैं या उनको दिखाना नहीं चाह रहे। बहरहाल जो बात भी है, बात सारी ये कि ये जो इन्होंने अटैक किया था, ये इन्होंने एक ब्लडर मारा था, जैसे कि ये हमेशा करते हैं, और उसमें सिविलियंस की जानें गई हैं। और जो टेररिस्ट ये मारने के लिए घूम रहे थे या इनका ख्याल था कि वहां पर मौजूद हैं, वो इत्तला इनकी गलत थी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर जो है कई बार पाकिस्तान की एजेंसी फेस कर चुकी है, मगर मानते नहीं है। इनका कहना यही है कि जी हम तो नंबर 1 है। अगर ये नंबर 1 का ये हाल है तो सोचिए जो 2 और तीसरे नंबर पर होंगे उनका क्या हाल होगा। इसलिए ये नंबर 1 को तो कुछ पता ही नहीं लगता, इनकी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, इनको पता नहीं लगता। इनके आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हो जाता है, इनको पता नहीं लगता। इनके 10-10 साल उसामा बिन लादेन रहता है, इनको पता नहीं लगता। ये अपने ही लोगों के सर के ऊपर ड्रोन मार देते हैं ले जाकर, और इन्हें पता नहीं लगता। और ये कहते हैं कि जी टेररिस्ट समझ के मार दिया। मतलब वो जो बेचारे जान से गए, उनका क्या कसूर था, और क्या ये 50 लाख जो इसका ये अनाउंसमेंट करते फिर रहे, क्या उससे उनकी तकलीफें, उनकी परेशानी, उनके घर का मेंबर वापस आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो जितनी घबराई हुई दिखाई दे रही है वो सबके सामने है। बहरहाल देखते हैं इसके आगे ऊपर ये क्या करते हैं। जाहिर इस खबर को दबाया जाएगा, इस खबर को आने नहीं दिया जाएगा, और कुछ दिन के बाद ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगी। और हमारा मीडिया तो आपको मालूम ही है कि वो तो वैसी बात नहीं करते। लेकिन खैर, बात करेंगे सऊदी अरब की, बात करेंगे एमबीएस की। मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह है कि जी आप सऊदी अरब में जो लेडीज रहती हैं, जो भी फीमेल्स हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस पहन सकती हैं बगैर किसी मेल की परमिशन लिए हुए। जो पहले वहां पर एक तरीका था कि जी आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, खास वहां पे अबाया और इस किस्म के ड्रेसेस की ही परमिशन थी, अब वो एमबीएस ने सुनाई के हटा दी है। और उनका कहना है कि जो लेडीज सऊदी अरब में रहती हैं, जो फीमेल सऊदी अरब में रहती हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेस जो है वो पहन सकती हैं। अब ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि एमबीएस ले रहे हैं, और यकीनन उनकी इस पे तारीफ तो बनती ही है। लेकिन बात सारी ये है कि क्या बाकी कंट्रीज, बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी इसी नक्शे कदम पे चलेंगी? क्या बाकी लोग कोई इस पे एतराज तो नहीं करेंगे? जैसा कि हमने देखा कि जब एमबीएस ने कहा कि जी वहां पे फैशन शो करवाया गया, म्यूजिक कंसर्ट करवाया गया, कहा गया कि जी हम उसको यूरोप बना देंगे, तो बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज, तो क्या जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है लेकिन वहां पर जो मुस्लिम्स मौजूद हैं, उन्होंने भी काफी शोर मचाया। और उनका कहना था कि जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, जी ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, और इसी किस्म की बातें की गई। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त एमबीएस जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को आगे लेके चल रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना रहे हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि दांत तो बनती ही है। और यकीनन बाकी कंट्रीज को भी, इस्लामिक कंट्रीज को खास तौर पे सऊदी अरब को देखकर और उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। बात करेंगे हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों कंट्रीज में आजकल टर्म्स जो हैं
وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، کتنے دن چلنے والے ہیں پتہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو افغانستان کے ساتھ جب اچھے ٹرمز بنائے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر بھائی ہم تو ڈر گئے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی یہ کتنے دن جو ہیں ان کی بھی یاریاں دوستیاں کتنے دن چلنے والی ہیں. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے نیشنل ڈے پہ انہوں نے مبارکباد بھیجی بنگلہ دیش کو، اور ساتھ ہی یہ کہا محمد یونس صاحب کو، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان اپنی دوستی کو، اپنی یاری کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. ظاہر ہے ٹریڈ وغیرہ تو کرنے کا کہا ہی گیا، ساتھ ساتھ ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہو رہی ہیں، ویزا کی جو ایشوز ہیں یا ایشوز تھے ان کو بھی سالو کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ویزا بھی آسانی سے مل جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کتنے دن یہ چیز چلنے والی ہے، کتنے دن جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش آپ کو ساتھ میں دکھائی دیں گے. اس لیے کہ یہ چیز تو ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب افغانستان کے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارا 36 کا آنکڑا ہے. اس وقت تو افغانستان نے پاکستان کی جو حالت کر رکھی ہے، ٹی ٹی پی کو لے کر کنٹرول کوئی نہیں ہو رہا، نہ ٹی ٹی پی ہو رہا ہے، نہ افغان جو ہے یعنی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بھی پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے. لیکن بات ساری یہ کہ کہا پاکستان کی طرف سے یہ جاتا ہے کہ جی آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہی ٹی ٹی پی کے اٹیکس جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پر امریکن جو ہے بہت سارا ویپن اپنا چھوڑ گئے تھے، اور وہ ویپن جو ہے وہ آج ٹی ٹی پی کو کام آ رہا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 31 مارچ جو کہ آج کا دن ہے، تمام افغان سٹیزنز کو جن کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی کاغذ نہیں ہے اور یا پھر پرمیشن نہیں ہے، ان کو کہا ہے کہ جی آپ فوری طور پر آج میں یعنی 31 مارچ تک جو ہے نکل جائیں اور افغانستان چلے جائیں. لیکن کیا افغانستان ان لوگوں کو لینے کے لیے ریڈی ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں. افغانستان کی گورنمنٹ پاکستان کو مسلسل روک رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو افغانستان کے لیے نہ نکالا جائے. اس سے مزید جو ہے دونوں کنٹریز کے ٹرمز جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اور کئی طرح کی پرابلمز ان لوگوں کو آ سکتی ہیں جو پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو یہاں پر پیدا ہوئے یا نہ ہی بھی پیدا ہوئے، اگر کوئی 20 22 24 سال سے یہاں رہ رہا ہے، اس کو آپ کیسے ایک دم سے کہہ دیں گے کہ یہاں سے نکل جاؤ. لیکن دوسری طرف پاکستان گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جن کی وجہ سے ٹیررزم پھیل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹیررزم کر رہے ہیں. لیکن ٹیررزم تو آپ کے اپنے لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. یہ حافظ سعید کیا کرتا ہے؟ یہ کیا لڈو کی دکان ہے اس کی، یا کوئی حلوائی ہے، کوئی مٹھائی کی دکان ہے اس کی؟ یہ بھی تو ٹیررزم ہی کرتا ہے، اور اس کو تو یونائٹڈ نیشن نے کہہ بھی رکھا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے. لیکن بات ساری وہی ہے کہ کچھ افغانستان کے لوگ بھی ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ کہا تھا یا ڈکلیئر کیا تھا، اور ابھی کچھ دن پہلے ان کے نام کے آگے سے ہٹا دیا. تو ہو سکتا ہے حافظ سعید کو بھی امید ہو گئی ہو کہ بہت جلد اس کے نام کے آگے سے بھی سب کچھ ہٹ جائے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ کے کوئی اور طرح کے ٹرمز ہیں، اور ان کو کچھ اور کام ہوگا جب بھی انہوں نے ان لوگوں کے نام ہٹائے، ورنہ ان کے تو سر کے اوپر انعام بھی تھا. لیکن بات ساری وہی میں کہوں گی پھر وہیں پہ چلی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ حافظ سعید اور دوسرے لوگ ہیں. مگر ساتھ ساتھ بنگلہ دیش یا کوئی بھی دوسری کنٹری جہاں پر اچانک سے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، وہاں سے بھی تھوڑا سا ان کو فاصلے پر رہنا چاہیے. لیکن ایسا کرتے ہوئے ہمیں ہمارے لیڈرز، ہمارے پولیٹیشنز یا ہماری اسٹیبلشمنٹ دکھائی نہیں دے رہی. ان کو جا جا کر پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کا بہت شوق ہے. اور اب یہی ہو رہا ہے کہ کیونکہ بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ میں لڑائی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ناراضگی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اچانک سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش کی واہواہی شروع کر دی ہے. لیکن بہرحال بنگلہ دیش کا اپنا حال پتلا ہے، چاہے اکانومی ہو یا باقی چیزیں ہوں. اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ محمد یونس صاحب سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا. لیکن ہاں پاکستان جو ہے وہ اپنی دوستیاں یاریاں دکھانے میں بہت آگے ہے. بات کریں گے ایک بار پھر عید کی. جی ہاں، پاکستان میں اور کئی دوسری کنٹریز میں بلکہ پوری دنیا کی کئی کنٹریز میں جو ہے آج کے دن عید الفطر منائی جا رہی ہے، اور پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو خیر مبارکباد دی ہی ہے، اور
जैसे कि वो हर साल करते हैं कि कौम या जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी, और उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो ईद का मैसेज दिया है और ईद की मुबारकबाद दी गई है तमाम पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी, और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने भी जितने भी मुस्लिम्स हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे कहीं के भी हों, पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है ईद की, और कहा यही गया है कि एक अच्छा मैसेज लेकर यकीनन ईद आई है और अमन होगा, और इसी तरह की कई दूसरी पॉजिटिव बातें जो है वो की गई हैं। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो खैर आई विश के ईद जो है वो सभी के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, सभी के लिए कोई अच्छा पैगाम लेकर आए, और लोग जो हैं वो अमन से रह सके और अमन से रहना सीखे। लेकिन कहाँ तक हो पाएगा ये तो मालूम नहीं। पहले तो हम देखते थे कि अगर कुछ गड़बड़ होती थी या लड़ाई झगड़ा कहीं चल रहा होता था तो वो रमजान के मंथ में कहा जाता था कि जी अब रमजान में नहीं होगा, रमजान के बाद होगा। अगर कोई आपस में टेंशन है कंट्रीज की, या इवन टीटीपी वाले भी जो है, जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले भी जो अटैक किया करते थे, तो ये भी रमजान के मंथ में रोक दिया जाता था। लेकिन इस साल तो खैर वो भी होता हुआ हमने नहीं देखा। इमरान खान की बात अगर करें तो इमरान खान के लोगों का कहना ये है कि जी इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। जी हाँ, इमरान खान के लिए फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट लगाया है और कहा है कि जी इमरान खान को आज ईद के दिन ईद की नमाज के लिए नहीं जाने दिया गया। और फवाद चौधरी साहब का कहना ये था कि जी बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, ऐसा दावा था फवाद चौधरी साहब का, और उनका कहना था कि फिर वो इमरान खान और सब लोगों के साथ ईद की नमाज अदा कर पाएंगे। खैर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब कौन सा वो बड़ा कोई ईद की नमाज पढ़ा करते थे, मुझे तो नहीं याद पड़ता। हमेशा यही होता था कि शाम के 4 बजे इमरान खान साहब की फोटोज आ जाती थी और लोग कहते थे पीछे वॉल क्लॉक में देखें 4 बजे, नहीं तो 4 बजे तो ईद की नमाज कोई होती नहीं। तो इमरान खान उस वक्त ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते थे और इसी तरह के कुछ हुआ करता था। लेकिन इस वक्त इमरान खान जेल में है और इमरान खान के साथी जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आज भारत में भी जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, उन सब तमाम की ईद बहुत अच्छी रही होगी। थोड़ी देर के लिए जरूर रोड ब्लॉक हुआ होगा और नमाज पढ़ी गई होगी, लेकिन उसके लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि लोग क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते हैं ईद पे खास तौर पे, और उसकी वजह से मस्जिद में जगह नहीं होती तो लोग रोड पे नमाज पढ़ लेते हैं। तो चले ईद वगैरह पर तो ये सब कुछ हो सकता है, चल सकता है कि आप कुछ देर के लिए रोड ब्लॉक कर दी और आपने ईद की नमाज अदा कर दी। लेकिन बाकी दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी दिनों में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई इमरजेंसी में भी कहीं जाना हो सकता है किसी का, तो जो इंडियन मुस्लिम हैं वो रोड ब्लॉक ना किया करें। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर खैर लोग बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल यही है कि रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि कई दोस्तों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि ईद की नमाज के लिए क्योंकि रश बहुत होता है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई बार जो मस्जिदें होती हैं उसके अंदर जगह नहीं रहती, इस वजह से लोग जो है वो रोड पे नमाज पढ़ते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आप जो है वो ईद की नमाज तो शायद पढ़ लीजिए और आप रोड पे भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन आम दिनों में रोड ब्लॉक ना किया करें, इसलिए कि कोई किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है और अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी को तकलीफ हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि ये तो इस्लाम में कहा गया है कि आपकी नमाज से, आपकी इबादत से, आपकी किसी भी हरकत से किसी दूसरे को कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।